जुड़ने वाले हैं, उनके जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है। और करोरी सिंह जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इन तमाम पैनल के जरिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां क्या कुछ चल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के सवाल में। मैं अमित हूं आपके साथ। सबसे पहला सवाल मैं गौरीशंकर गुप्ता जी से पूछूंगा। पूर्व राजनयिक हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं और बहुत बारीकी से इन चीजों को, डिटेल्स को समझते हैं। सर, मुझे एक बात बताइए, बार बार यह आरोप लग रहा है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आईएसआई, मोसाद और जो इजराइलियन जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, सीआईए है, उनका हाथ है। आपको भी लगता है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सुनिए, ऐसा है कि ये जो एजिटेशन शुरू हुआ, ये राइट सर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से चालू हुआ था। हम्म। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था इमीडिएटली। हम्म। आप देखिए, पिछले करीब 15 साल से ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं राइट सर। और धीरे धीरे उनकी आर्थिक जड़ें जो कमजोर होती चली गई। राइट सर। और अभी इन्फ्लेशन इस रेट पे पहुंच गया कि लोगों का जीवन निर्वाह बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उसकी वजह से ये जो एजिटेशन चालू हुआ। राइट सर। लेकिन बाद में उसने थोड़ा दूसरा रंग लिया। हम्म। वो रंग इसलिए लिया क्योंकि वहां पर रिप्रेसिव, थोड़ा सा दमन की नीति भी चली है। पर्टिकुलरली महिलाओं के अगेंस्ट में काफी दमन की नीति है। वो बिल्कुल जैसे ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब किया हुआ है पर्टिकुलरली उन लोगों के राइट लिए, सर। जैसे आर्मी में करते हैं उसी तरह से उनको करके आना पड़ता है। राइट तो सर। उस दमन की नीति के विरोध में आप जानते हैं पिछले 10 साल में 3 बार बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे। राइट सर। तो वो उसके साथ जुड़े हैं। अब उसमें आप विदेशी ताकतों को ठहरान मतलब जिम्मेदार ठहराएं। इसके लिए लगाना, जिम्मेदार बताना चाहते हैं, वो गलत होगा। उसमें हो सकता है कि आपके लोगों में उन लोगों की सोच हो कि हमें भी फ्रीडम से रहने का मौका मिले। राइट वो सर। चीज अलग है। बहुत से लोग ईरान में हैं जो पहले बड़ी फ्रीडम में रह चुके हैं, अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन में रह चुके हैं। राइट वो सर। चाहते हैं कि जब से ये सरकार आई है इस्लाम वाली, तब से उनकी फ्रीडम भी खत्म हो गई, उनकी इकोनॉमी भी खत्म हो गई। तो राइट सर। नेचुरली उनकी फीलिंग्स अलग हैं। तो अभी मैं 2-3 लोगों की इंटरव्यू सुन रहा था जो तेहरान से इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये कहना गलत होगा कि ये विदेशी ताकतों के द्वारा फैलाया गया आंदोलन है। जी। हो सकता है उसमें कुछ 2-3% रोल विदेशी ताकतों का रहा हो, राइट। लेकिन प्रमुख रूप से फंडामेंटली ये जो आंदोलन है, ये एक देश के अंदर का आंदोलन है। जी। और देश के अंदर जो सरकार के विरोध में जो लोगों का जो विश्वास उठ गया है, पॉइंट टेकन सर। और सरकार में जो करप्शन है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, रिप्रेजन है, राइट उन सर। सब के अगेंस्ट में ये आंदोलन चला हुआ है। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। प्लीज स्टे विद मी सर। करोरी सिंह जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इज अ फॉरेन एक्सपर्ट। सिंह साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि भारत के लिहाज से ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने एडवाइजरी जारी की कि जितने भी इंडियंस वहां पर हैं वो ईरान को छोड़ दें। लेकिन ईरान के साथ हमारे जो कारोबारी रिश्ते हैं, हम वहां से बहुत सारा क्रूड और कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, और अमेरिका नहीं चाहता कि जिस जिस कंट्रीज पर उसकी आइज हैं वो नहीं चाहता उनके साथ हम डील करें, चाहे वो क्रूड का डील हो चाहे और भी सारी डील हो। आप देखिए, रशिया के साथ वो नहीं चाहता कि हम उनसे इंपोर्ट करें क्रूड। इसके अलावा वो वेनेजुएला के साथ नहीं चाहता। इसके अलावा वो उन तमाम कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, उन तमाम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जहां पर उसके अपने हित साधने वाली चीजें। इंडिया के लिहाज से कितना क्रूशियल है ईरान में जो कुछ हो रहा है सर? करोरी सिंह जी। देखिए, जहां तक ऑयल का सवाल है, अमेरिका ने यह अनाउंस भी कर दिया कि ईरान से जो तेल लेंगे उन पे 25% टैरिफ और लगाया जाएगा। राइट सर। लेकिन इससे अमेरिका क्या करना चाहता है? देखिए, वेनेजुएला पे में तेल पे कब्जा किया, ईरान पे करना चाहता है। एक तो अमेरिका ये चाहता है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई भी सुपर पावर हो, अमेरिका हो या कोई हो, सोर्स ऑफ एनर्जी पे अपना कंट्रोल चाहिएगा। दूसरा ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि अगर यहाँ ऑयल पे कंट्रोल होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल हम डालेंगे तो रशिया का ऑयल अपने आप ही प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो खरीदेंगे नहीं दूसरे देश। तो वो तो अमेरिका की अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन भारत के लिहाज से आपने सवाल पूछा है, भारतीय कोई बहुत ज्यादा ईरान में नहीं है, दूसरे मिडिल ईस्टर्न कंट्री में है। लेकिन अगर ईरान में सिचुएशन डिटीरियोरेट होती है और अमेरिका इंटरफेरेंस करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इस आग में झुलसेगा, और जो भारत के लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट में उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यह है कि ईरान से भारत का, जैसा आपने बताया, भारत तेल लेता है, भारत फूड आइटम्स कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ ईरान से भी फूड आइटम्स आते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। वो व्यापार तो है हमारा, लेकिन व्यापार के अलावा दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो चाबहार, जिससे हम
भारत ने बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो उसकी जो पोटेंशियल्स हैं वो भारत के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं है, कोई भारत को फायदा नहीं हो पा रहा है सैंक्शन लगने की वजह से और अब ईरान के हालात बिगड़ने की वजह से। राइट सर। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो ईरान में पहुंचता है रशिया से चल के, उसमें भारत एक पार्टनर है रशिया के साथ, तो वो भी ज्यादा अफेक्टिव नहीं होगा, ऑपरेट नहीं करेगा, तो भारत को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान होगा। तो भारत को निश्चित रूप से भारत अफेक्ट होगा, लेकिन इसके स्पिलओवर अफेक्ट होंगे वो भारत पे बहुत ज्यादा नकारात्मक होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भारत का बहुत कुछ स्टेक्स पे व्यापार भी है और इंडियंस बहुत रहते हैं मिडिल ईस्ट में, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा सोर्स है, रिमिटेंस बहुत आता है भारत में सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन ईरान की जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो ट्रंप का एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि वो इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं और कभी कभी वो फर्म एक्शन भी लेते हैं, तो अगर वो फर्म एक्शन लेंगे तो हालात बिगड़ेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो ज्यादातर अमेरिका के अलाई हैं और वो ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करे, अगर हस्तक्षेप करेगा तो सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे अफेक्ट होगा, क्योंकि ईरान ये कह चुका है कि अमेरिका तक तो वो नहीं पहुंच सकते क्योंकि जियोग्राफिकल डिस्टेंस हजारों किलोमीटर है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने अड्डे हैं और इजराइल है उसको डायरेक्ट वो हिट करेगा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो मिडिल ईस्टर्न कंट्री अफेक्ट होते हैं, तो वो अमेरिका को कन्विंस करेंगे कि आप इंटरफेरेंस मत कीजिए। जहां तक इंटरनल सवाल है ईरान का, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो चाहता है कि रेजा पहलवी, उसके लिए ईरानियंस राजी हो जाएंगे। देखिए ये इश्यू नेपाल में उठा था मोनार्की को बहाल करने का, लेकिन जो मिलेनियल्स और जेन जी हैं वो किसी मोनार्की को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए पहलवी की पॉसिबिलिटी जो शुरू में आपने सवाल रेज किया था वो तो रूल आउट होती है, लेकिन रिजीम चेंज होगा तो किस तरीके का होगा, क्या होगा, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा मुझे इस समय लग रही है, जो पेजेस्कियन हैं वहां के राष्ट्रपति, वो कुछ लिबरल हैं और वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका या कोई भी हमारे से लड़ना चाहता है हम लड़ने को तैयार हैं, बातचीत करना चाहता है हमारे बातचीत के रास्ते खुले हैं, और बातचीत के रास्ते जो आंदोलनकारी हैं उनके साथ भी खुले हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ज्यादती हो रही है आंदोलनकारियों के साथ उनकी हम इंक्वायरी भी कराएंगे। तो जो सुप्रीम लीडर है और ईरान के प्रेसिडेंट हैं, मुझे लगता है उन दोनों के दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता लग रही है। ओके करोड़ी सर, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ ध्रुव सर भी, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। ध्रुव सर, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से ग्रीनलैंड के लिए एक सीनेट में एक बिल पास होता है, रशिया के लिए एक बिल पास करती है, अमेरिकन सेनेटर्स वहां की कांग्रेस पास करती है, वो कहते हैं कि भाई रशिया के साथ हमें सख्ती करनी है, उनके साथ कारोबार करने वाले देशों को काट देना है, ग्रीनलैंड पे हमें कब्जा करना है, नाटो 2 हिस्सों में बंटता दिख रहा है। एक भी बहुत क्रूशियल है सर, क्या अमेरिका इन्वेड कर सकता है ईरान को? क्योंकि आपको पता है कच्चे तेल का वहां पर अथाह भंडार है, जिस तरह से वेनेजुएला में चीजें हो रही हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जब वहां पर अनरेस्ट हो जाएगा, पब्लिक सड़कों पे होगी, महंगाई वहां चरम पर है, बिजनेस वहां पर डाउन है, नौकरी वहां पर हो नहीं है, खुमैनी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, मस्जिदों में हमले हो रहे हैं, क्या अमेरिका इस मौके का इस्तेमाल करेगा ईरान को इन्वेड करने के लिए? क्योंकि ये अमेरिकन राष्ट्रपतियों का सपना रहा है सर। ध्रुव सर। धन्यवाद। देखिए, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, वो इन्वेड भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, लेकिन अगर वो सही फैसला करे तो मुझे लगता है कि अगर वो इन्वेड करेगा वो गलत फैसला होगा और इसमें अमेरिका का ही नुकसान होगा। इसमें दो चीजें हैं, अगर वो इन्वेजन करेगा तो जो भी इस समय पर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो सब प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे और पूरे प्रोटेस्टर्स अपनी सरकार के पीछे हो जाएंगे। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, वो इस प्रकार से नहीं बटेगा, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मुझे लगता है वो बिल्कुल जो ईरान के लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, किसी भी हालत में अमेरिका वैसे भी ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेज रहा है, वो तो उन्होंने वैसे ही रद्द कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा उनका एरियल एक्शन हो सकता है या मिसाइल के थ्रू उनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर, लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने वहां पर भेज दिया है, तो मिसाइल के तौर से स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर हमले हो सकते हैं। लेकिन इससे भी मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है ये अमेरिका के पक्ष में नहीं जाएगी।
इस समय पर जो हालत है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी समय पर जी। खमेनी जी को बाहर जाना ही पड़ेगा। वो सत्ता में नहीं रह सकते। दैट इज द बॉटम लाइन। ना तो रेजा पहलवी इधर आ सकता है, उसकी जीरो एक्सेप्टेंस है राइट। ईरान में। तो जो भी लीडर आएगा उसको ईरान के अंदर ही आना है। लेकिन सर खुमैनी को देख के नहीं लगता इज गोना लीव द चेयर। ऐसा लग रहा है कि ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक अपना एक अलग उनका कॉकस है, एक अलग उनका कार्टेल है, उनको फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक मर रही है, दुनिया जल रही है, उनका अपना एक कॉकस है, अपना एक उनका विजन है, वो उस पर चल रहा है। उनको मतलब ही नहीं कि देश जल रहा है सर। नहीं, ये बात आपने सही कही है, क्योंकि एक चीज ईरान में जो बाकी देशों से फर्क है, राइट। उनके पास आर्मी है, लेकिन आर्मी प्रोटेक्ट नहीं करती है। ये जो आइडियोलॉजी है, उसके आईआरजी है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो आइडियोलॉजिकली अलाइंड है खमेनी के साथ। राइट। तो वो जो उसकी प्रोटेक्शन है, वो मुझे लगता है कि किसी न किसी समय पर वो जो ईरान की जनता है, वही इसको तोड़ देंगे। राइट। और इनको जाना पड़ेगा। एक चीज मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ। सर प्लीज। हाँ। हाँ। ये जो शुरुआत हुई है ना, जो गुप्ता साहब ने शुरू बताया था, ये बिजनेसमैन से हुई थी। और ये वही बिजनेसमैन है, जब खुमैनी पहली बार आया था 79 में, उन्हीं बिजनेसमैन ने उसको सपोर्ट करके लाया था। ये वही उसका सपोर्ट बेस है जो इनके विरुद्ध अभी जा रहा है। तो ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इनका इंटरनल मामला है। Right. और अगर इसको संभालेंगे नहीं, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा डर मुझे इस चीज का है कि अगर अमेरिका इसमें इंटरफेयर करेगा और एक तरफ से सिविल वॉर शुरू हो जाएगा ईरान में, तो ईरान की वही हालत हो जाएगी जैसे लिबिया और इराक है। और इस इलाके में डिस्टेबलाइजेशन जो है, या इंस्टेबिलिटी जो है, वो आगे जाके बढ़ती रहेगी। ठीक है, गौरी शंकर सर के पास जा रहा हूँ सर। अच्छा, यू वांट टू से समथिंग सर? नो, आई फिनिश। अच्छा ठीक है, डन सर, प्लीज स्टे विथ मी। गौरी शंकर सर के पास जाऊँ सर। एक चीज बहुत बड़ी नाटकी है ईरान के लिए, क्योंकि पता नहीं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। क्या ईरान के साथ जो हो रहा है, उसके बाद क्या जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्या वो अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो सकती और तुर्किया उनको लीड कर सकता है? क्योंकि देखिए, सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक त्रुटि होती है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी पर हमला माना जाएगा, सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। पाकिस्तान अकेला मुस्लिम राष्ट्र है दुनिया का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब तुर्की भी उसमें शामिल हो गया है, और नाटो में तुर्की है, और नाटो की सबसे सेकंड लार्जेस्ट आर्मी अमेरिका के पास बाद अगर कोई है तो वो तुर्की के पास है। तो आपको क्या ये सिनेरियो लग रहा है कि सभी मुस्लिम कंट्रीज, हो सकता है कि बहुत पॉसिबल है अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो जाए, इंक्लूडिंग तुर्की? सर जी, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को ये जरूर लग रहा है कि जो गल्फ के कंट्रीज हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, जिसमें सऊदी लीडर है, राइट सर। वो भी नहीं चाहता कि तेहरान के ऊपर अमेरिकी हमला हो, क्योंकि उसका कारण बड़ा क्लियर है कि फिर ऐसी सिचुएशन उनके देशों में भी आ सकती है। क्योंकि ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, आप देखिए, वहाँ एक बार जो किंग या जो प्रेसिडेंट बन जाता है, वो लाइफ लॉन्ग वहीं पे रहता है, वो जाते नहीं है कहीं। या तो उनको मारा जाता है, या वो अपने आप अपने को हटाते हैं और दूसरे को बिठाते हैं। बाकी जनता में, उस जनता जो है उनको बदल नहीं पाती है। तो ये सिचुएशन जो चल रही है ना, ये सभी देशों को अफेक्ट कर सकती है। फिर हो सकता है सऊदी में भी ऐसा हो, यूएई में भी ऐसा हो, क्योंकि असंतोष तो सभी जगह कुछ थोड़ा बहुत तो रहता ही है देश में। तो उस सिचुएशन को देखते हुए ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम हमारा एयर स्पेस उनको यूज नहीं करने देंगे। और यही सिचुएशन चल रही है और अरब देशों की। राइट। तो ये जो पहले जो आप अरब स्प्रिंग की बात कर रहे थे 2010 में, 2011 में, तो इन लोगों को डर लग रहा है कि हमारे यहाँ भी तख्ता पलट नहीं हो जाए इस तरह से। तो वो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका आए। और मैं भी उनसे, कतौज साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि अमेरिका वहाँ आके, एक्चुअली वो जनता है अमेरिका के अगेंस्ट में हो जाएगी, रिजीम के अगेंस्ट में होने की बजाय। और अमेरिका उसमें फंस सकता है, जैसे वो वियतनाम युद्ध में फंसा हुआ था। तो वो सिचुएशन यहाँ भी आ सकती है। Right. तो अमेरिका हो सकता है कि वो परोक्ष रूप से कुछ लोगों को हमला करे, उनको मारे, निकाले। ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा, परोक्ष रूप से जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई कर सकता है, जिससे कि ये जो एजिटेटर्स हैं उनको थोड़ा, उनको सहयोग मिले और वो तख्ता पलट होए। लेकिन मेरे को ये सर्टेनिटी है, और मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था आपके चैनल पे, कि अब तख्ता पलट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि इसका वापस सरकार में रहना और सरकार चलाना
करीब करीब असंभव सा नजर आ रहा है आज के दिन में। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। करोड़ सिंह जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, क्या रजा पहलवी अब ईरान वापसी कर रहे हैं? इतने दिन का एग्जाइल था, इतने दिन वो अपने मुल्क से बाहर थे और उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी भी है परिवार में, तो क्या अमेरिका पहलवी साहब को प्रोजेक्ट कर देगा? आपको ऐसा लग रहा है? ये सारा खेल इसीलिए किया जा रहा है कि वहां पे एक नए रिजीम आए, एक नई सरकार आए? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका शायद ये समझता है कि रजा पहलवी की एक्सेप्टेंस नहीं है। राइट सर। पहलवी ने ट्रंप से मिलने का टाइम मांगा था, ट्रंप ने टाइम नहीं दिया है मिलने का। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये समझता है, और पिछले 2021-22 और फिर 12 दिन की लड़ाई जो हुई अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, और अब ये तीसरी स्टेज पे अमेरिका समझता है कि इतना आसान नहीं है रजा पहलवी को वहां इंस्टॉल करना। तो ये तो अमेरिका समझता है, उसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन रिजीम में चेंज हो या रिफॉर्म हो, कुछ न कुछ रिफॉर्म होंगे, और इसका इंडिकेशन वहां के जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, पेजेश्कियन, जिस तरह की वो भाषा अब बोलना शुरू किया है, तो पहले से उदार तो थे, वो खोमेनी से ज्यादा उदार थे, लेकिन अब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि रिफॉर्म होगा, और एक हम देखते हैं रिफॉर्म और आंदोलन में एक तरह का डायलेक्टिकल रिलेशनशिप होता है कि कोई आंदोलन होता है, रिफॉर्म होते हैं, रिफॉर्म होने के बाद आंदोलन फिर मजबूत होता है और फिर रिफॉर्म होते हैं। तो ये प्रक्रिया हर समाज में चलती है। तो मुझे लगता है कि कंप्लीट रिजीम चेंज या रिजीम कोलैप्स की स्थिति ईरान में नहीं आएगी, क्योंकि जैसा अभी हमारे साथी ने भी कहा कि ये सिविलाइजेशनल स्टेट है, और सिविलाइजेशनल स्टेट है इसलिए फॉरेन इंटरवेंशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 12 दिन की लड़ाई में स्पष्ट हो गया था। तो अमेरिका बाहर से कुछ भी बोले लेकिन इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब जहां इंटरनल सिचुएशन है, वहां देखिए, जब 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, कुर्द्स ने, क्योंकि 10% कुर्द हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग आंदोलन चलाया था। राइट सर। क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट में एक कम्युनिटी ऐसी है जिसके पास अपना कोई देश नहीं है, जो कुर्द है। कुर्द 4 देशों में बटे हुए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा भी कहीं न कहीं देश हो। तो कुर्द 4 देशों में अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो ईरान की पॉपुलेशन का 10% कुर्द्स हैं, और आंदोलन तेहरान में शुरू तो बहुत कमजोर हुआ था। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंदोलन जो कुर्द डोमिनेटेड एरिया है उसी में शुरू हुआ है। दूसरा जो मेजर ग्रुप है वो अजरबैजानियन है, वो 16% है, और वो अमेरिका और ईरान के साथ, ईरानियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि उधर से इंटेलिजेंस कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल के लिए, तो उस पर भी उनका भरोसा नहीं है। अब जो तीसरा ग्रुप है 61-62% है, वो पर्शियंस हैं। तो जो पर्शियंस हैं वो इस्लामिक डोमिनेशन को किस रूप में एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ईरान एक ऐसा है कि वहाँ एक